नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सोमवार को फिर से अपना सप्ताह शुरू हो रहा है पढ़ने का। तो जीके में आज अपन पढ़ने वाले हैं मंदिर। मंदिरों में कहो चाहे जो भी टॉपिक है वो सारे कहो साथियों, पशु परिचर के अंदर आप लोगों को पढ़ना जिस लेवल से है मैं उसी लेवल से पढ़ा रहा हूं। मैंने स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट, पशु परिचर सब एग्जाम का जो है लेवल बिल्कुल मेंटेन करके रखा है क्लासों का कि आप लोगों को असुविधा नहीं हो। ठीक है, तो पशु परिचर के इस बैच में आपको इसके लेवल का मिलेगा। अब यदि कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं उन्होंने पढ़ रखा होता है टीचर एग्जाम के लिए, तो निश्चित रूप से उन्होंने इससे ज्यादा पढ़ा है या वो पढ़ना चाहते हैं। तो देखो, मंदिर में भी आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो स्कूल व्याख्याता की मैंने स्पेशली क्लास पढ़ाई है, उससे इसमें आप कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वे बच्चे पढ़ रहे हैं जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लेवल को मेंटेन करते हुए चलेंगे। सामान्य प्रश्न बनते हैं और यदि आप लोग इतने ज्यादा पता नहीं कहां से ये माहौल बनता है इतने मतलब गहराई में बच्चों को ले जाने का, बाकी ये है कि आप लेवल को ध्यान में रखोगे ना। अगर आप कल जो कृषि पर्यवेक्षक हुआ उसका भी एग्जाम देखोगे तो प्रश्न जो बनते हैं सामान्य, लेकिन इतना हवा बना दिया जाता है कि विद्यार्थियों को लगता है ये तो सर इसमें बनेगा ही नहीं। आप सोचना नहीं है, पुराने प्रश्नों को देखना है कि हाँ क्या बने हैं। एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके कारण माहौल बनाया जाता है कि ये नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लेवल होता है और जो सामान्य प्रश्न होते हैं वो उन पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना जरूरी है। हाँ, कम पढ़ा हुआ आप लोगों को ऐसे लगता है ना कि ज्यादा पढ़े तब सिलेक्शन होगा, नहीं, आप बार बार रिवाइज करोगे, याद करोगे तब सिलेक्शन होगा। और वो कब पढ़ पाओगे? जब एग्जाम के लेवल के अनुसार पढ़ोगे। ठीक है, अब जिन्होंने अपनी पुस्तक ले रखी है उनको बताऊं कि मैंने 6 से 7 पीडीएफ दी थी टेलीग्राम पे। ठीक है, 6 से 7 पीडीएफ दी थी अपनी मेन वन लाइनर की। ठीक है ना, यूं की यूं पीडीएफ चैप्टर की दी थी, जिसमें मंदिर और भी 6-7 टॉपिक है। जो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ये जो है पुस्तक में नहीं आए हैं तो ये कहां से पढ़े, तो मैंने ऑलरेडी पहले दे दी है और फिर भी मैं क्लास के माध्यम से भी आप लोगों को करा रहा हूं। तो जिन्होंने पुस्तक ले रखी है वो भी वो पीडीएफ यदि प्राप्त नहीं किए टेलीग्राम से, अभी भी है, 4-5 दिन पहले ही दी थी, उन्हें प्राप्त कर लेना। यदि प्रिंट कराना चाहो प्रिंट करा लेना, डायरेक्ट पढ़ना चाहो डायरेक्ट पढ़ लेना, लेकिन मैंने मैटर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं भी ली है पुस्तक वो भी ले सकते हैं, हमने किसी को कोई मनाही नहीं है, वो पीडीएफ सभी को दी है। तो मंदिर के अंदर आप लोगों को मेन जो फोकस करना है वहां बताऊं, पशु परिचर के विद्यार्थी स्पेशली कान खोल के सुनो कि आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है इसमें स्थान, सबसे ज्यादा चांस जो है पूछने के वो स्थान है। जितने एग्जाम हुए मैंने जहां जहां जिस एग्जाम के लेवल के अनुसार इंपॉर्टेंट बताया है, देख लेना वहां पे 90% चांसेस क्वेश्चन बनने के रहे हैं, बने हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? स्थान रहेंगे। इसके अलावा मंदिर में जो चीजें पूछी जाती है मैं सारे करवाऊंगा आप लोगों को। बिल्कुल आराम से और निश्चिंत होकर पढ़ो, किसी तरह के कोई भय के माहौल में नहीं आना है। ठीक है भाई, जो एग्जाम का अब कई जना कह गुरुजी वो ऐसे कह रहा फलाना कि इतने फॉर्म आएंगे तो लेवल भी हाई रखे। अरे कौन कह रहा है रही है इतने फॉर्म आएंगे तो लेवल हाई रखेंगे? ये कौन सा पैरामीटर है फॉर्म आने का और हाई रखने का? एग्जाम जिस लेवल का होता है, पे मैट्रिक लेवल 1 का एग्जाम है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग रखा जाता है। कल मेरा एक विद्यार्थी जो है उसका फोन आया था किसी का सीकर साइड से, वो कल कर्मचारी चयन बोर्ड गया था। कर्मचारी चयन बोर्ड गया और सिलेबस के संबंधित प्रश्न पूछने और वो पता लगाने गया। वहां से भी स्पष्ट निर्देश यही थे कि राजस्थान से संबंधित स्टैटिक्स वगैरह के कुछ सवाल है वो सामान्य अध्ययन में पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन, सामाजिक अध्ययन जो दिया है उसके अंदर, बाकी ऐसा कहीं कोई मेंशन नहीं है कि भाई इंडिया पढ़ना है वो पढ़ना है। जिस उन्होंने स्पष्ट कहा है जिस लेवल की भर्ती है उस लेवल के अनुसार प्रश्न जो है बनेंगे, उस लेवल के अनुसार ही पढ़ना है। हम पशु परिचर के लेवल में आईएएस का मैटर, आरएस का मैटर नहीं देंगे। ये चीज मैं कब से गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं। अब नहीं मानने वाली बात है तो बात अलग है, बाकी मैं लेवल मेंटेन करके चल रहा हूं और चलूंगा। ठीक है, अब किसी को लेवल बैठाना ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने स्कूल व्याख्याता में बहुत गहराई से पढ़ाया है। ठीक है, तो वहां स्कूल व्याख्याता वाली क्लासेस है, उसके अंदर देख लेना जिसको लेवल बढ़ाना है, गहराई से पढ़ना है तो। ठीक है, अब ये चीज जो है वापस नहीं आनी चाहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली स्लाइड आप लोगों के सामने ये रही। देखो, मंदिर पढ़ने से पहले मंदिर की कुछ शैलियां समझनी पड़ती है। अपने राजस्थान में जो मंदिर है वो किस शैली में बने हुए हैं और मंदिर की शैलियां क्या होती है। तो मंदिर की शैली में आप लोगों को मुख्य जो ध्यान में रखनी है
वो होती है पंचायतन शैली, नागर शैली इसी का ही रूप है, नागर शैली इसी का भाग कह सकते हो। और आप लोगों के द्रविड़ शैली और बेसर शैली, जिसमें मुख्य जो है तीन, पंचायतन, नागर और पंचायतन, द्रविड़ और बेसर। ठीक है, नागर शैली एक तरीके से पंचायतन का ही हिस्सा हो जाती है। ये चीजें जो है आप लोगों को सामान्य रूप से ध्यान में रखनी है कि ये क्या होती है। तो देखो, आओ फोकस करो यहां पे। राजस्थान के मंदिर पढ़ रहे हैं, स्थापत्य की प्रमुख शैलियां, जिसमें नागर, द्रविड़, पंचायतन और बेसर ये है मुख्य। ठीक है, अब नागर शैली जो है ना, ये यहां पे ध्यान रखना है, ये पंचायतन शैली का ही एक, पंचायतन शैली से ही संबंधित है, शैली से संबंधित। पंचायतन शैली में क्या होता है, इसमें क्या संख्या आई, 5, यानी कि वहां पे कैसे मंदिर होते हैं, एक मुख्य मंदिर होता है और 4 अन्य मंदिर होते हैं छोटे छोटे। अपन जाते हैं तो देखो कहीं गणेश जी का मंदिर होता है, फिर पास में जो है और शिव जी का मंदिर है, कहीं हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, सूर्य देवता का मंदिर बना हुआ है। तो छोटे छोटे 4 और मंदिर होते हैं और एक मुख्य मंदिर होता है। ये पंचायतन शैली की मुख्य विशेषता होती है। और नागर शैली यही चीज होती है। नागर शैली में क्या होता है कि समतल छत से ऊपर उठे शिखर की प्रधानता, यानी डायरेक्ट जो है शिखर नहीं आएगा, समतल छत भी होती है। ठीक है, छत होती है तो उसे जो है कबूतरों के चुग्गा वगैरह डालने के लिए भी काम में लिया जाता है, फिर वहां से जो है गुंबद उठाया जाता है, शिखर उठाया जाता है। इस शैली को आर्य शैली भी कहा जाता है। ये इस चीज में इंपॉर्टेंट है कि कौन सी शैली आर्य शैली भी कहलाती है, तो नागर शैली आर्य शैली भी कहलाती है, ये ध्यान रखना है। फिर देखो द्रविड़ शैली क्या होती है, तो मुझे ये बताओ कि ये अपने द्रविड़ वगैरह शब्द पढ़ते हैं तो ये कहां ज्यादा बोले जाते हैं, तो दक्षिण भारत में। राहुल द्रविड़ है कि नहीं, दक्षिण भारतीय। तो जितना दक्षिण भारतीय क्षेत्र है वहां पे ये शैली देखने को मिलती है। अब इसकी मुख्य विशेषता होती है पिरामिड। ये मंदिर कैसे होते हैं, पिरामिड नुमा। ये कैसे होते हैं, पिरामिड नुमा, यानी कि सीधे जो है शिखर उठाया जाता है। देखो यहां पे यदि आप देखोगे द्रविड़ शैली, तो ये ऐसे जैसे मीनाक्षी टेम्पल वगैरह आप देखते हो ना, तो पिरामिड जो है वो वहां की लंबे ऊंचे ऊंचे, फिर वहां पे दीपक वीपक लगाने की और ऐसी व्यवस्था भी होती है। तो द्रविड़ शैली की विशेषता दक्षिण भारतीय ये पिरामिड नुमा मंदिर होते हैं, ये सबसे बड़ी विशेषता है। देखो दक्षिण भारत में कृष्णा से कन्याकुमारी तक इनकी अधिकता है। फिर आती है बेसर शैली। ये बेसर शैली जो है ना, एक तरह की आप कह सकते हो ये मिश्रित शैली है। कैसी है, मिश्रित। बेसर जो है वो नागर और द्रविड़ का मिला जुला रूप है, नागर और द्रविड़ का। ये नागर शैली के मंदिर, ये द्रविड़ शैली के मंदिर, और ये आ जाती है बेसर। अब देखो इस बेसर शब्द का यदि अर्थ दूसरा देखा जाए तो बेसर शब्द का अर्थ होता है, यदि सामान्य अर्थ देखेंगे ना इस बेसर का, तो इसका अर्थ होता है खच्चर। स्कूल व्याख्याता वाले बैच में भी मैंने बताया था खच्चर होता है। अब खच्चर किससे बना होता है, घोड़े और गधे दोनों के संकरण से खच्चर बनता है। तो खच्चर कैसा है, मिश्रित है। तो ऐसे का ऐसे बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं वो नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित होते हैं। ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और ये जो शैली है वो चालुक्य शैली भी कहलाती है। चालुक्य शब्द से ही सोलंकी भी बना, ठीक है। सोलंकी जो है ना वो, ये शब्द भी यहां से बना है। चालुक्य, पुलकेशिन, द्वितीय वगैरह, जैसे मूलराज, भीमदेव वगैरह ये है ना, तो ये चालुक्य थे सारे। तो अब देखो इनमें मुख्य चीज क्या ध्यान में रखनी है, कंफ्यूजन ज्यादा होना नहीं है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे बड़ा करके इसको व्यवस्थित समझा रहा हूँ, इस चित्र को स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो इस चित्र से समझो, ये इसीलिए अपने जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है या अपनी वन लाइनर किसी के पास है उसमें भी ये चित्र शामिल किया हुआ है। ये सबसे बेस्ट वे है इसको सीखने का कि ये कैसी होती है। तो देखो नागर शैली के अंदर क्या विशेषता है कि यहाँ पे मतलब डायरेक्ट इतना बड़ा ऊंचा पिरामिड डायरेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है समतल छतें मिलती है, उनके ऊपर गुंबद मिलते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से क्या होती है, पंचायतन शैली का ही एक रूप है। यदि अभी अपन ने राम मंदिर देखा तो राम मंदिर भी इस शैली के अंतर आता है, ठीक है। और द्रविड़ शैली में क्या होता है, द्रविड़ शैली में शिखर की प्रधानता होती है। देखो ये इतना मंदिर है लेकिन शिखर कितने ऊंचे ऊंचे, तो इसमें शिखर की प्रधानता होती है। यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, स्पेशली इसमें शिखर की प्रधानता, शिखर की प्रधानता, यानी कि पिरामिड नुमा ये मंदिर होते हैं। अब बेसर शैली देखोगे तो देखो शिखर भी है और समतल छत वाले ये भी है। तो ये इसमें क्या होता है, ये होती है मिश्रित, ये इसमें क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। अब आप लोगों को ज्यादा जो है अपने ध्यान में नहीं रखना है। मैं ये बता दूं आप लोगों को कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिर जो है वो नागर शैली में देखने को मिलते हैं।
अच्छा, द्रविड़ शैली के भी मिलते हैं, जैसे कि अजमेर पुष्कर के अंदर रंगनाथ मंदिर है, तो वो द्रविड़ शैली का बना हुआ है, आज पढ़ेंगे भी अपन। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहां से पशु परिचर वालों के कम बनेंगे, ठीक है, ये भी बता दूं साथ में कि इनके कम बनेंगे। अब ये जैसे समझने के लिए आपका सिर्फ मैं बताना चाहता हूं एक आप लोगों को कि नागर शैली के मंदिर क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग याद नहीं भी करोगे ना तो चिंता मत करो, यहाँ से सवाल जो है नहीं बनेंगे आपके। ये सवाल कहां से बनते हैं? जो स्पेशल हिस्ट्री के विद्यार्थी है उनके हिस्ट्री की परीक्षा देनी है, नेट वेट उनमें जो है ज्यादा बनते हैं, फर्स्ट ग्रेड उसमें बनते हैं, है ना। आप लोगों के इसमें नहीं बनेंगे, आपके तो ज्यादातर स्थान से बनेंगे, क्या फलाना मंदिर कहाँ है, ठीक है, इस तरीके के ज्यादा बनेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, ऊपर ध्वज होता है, कलश होता है, ये बीच में ग्रीवा होती है, ये सारे इसके भाग है, ठीक है। उरुस रंग, अंतराल, ये बीच में अंतराल होता है, महामंडप, अर्धमंडप, कपोत, कपोत जो होते हैं खाली जगह होती है जहां पे कपोत बैठ भी सकते हैं, ठीक है। गवाक्ष होता है बीच में, ये देखो जगह होती है यहाँ। फिर क्या अंदर या बीच में गर्भगृह जहां पे मुख्य मूर्ति होती है। जगती जो होती है, इसकी एक जगती कहा जाता है वैसे बाउंड्री को, तो यहाँ पे इसके चारों तरफ बाउंड्री होती है, जगती होती है, जंगा होती है, शिखर होता है, ये पूरा शिखर कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रदक्षिणा पथ होता है, परिक्रमा पथ होता है, ये सब। तो ये नागर शैली का एक मंदिर का आप लोगों को मैंने बताया है कि ये भाव होते हैं। लेकिन यहाँ पे पशु परिचर के अकॉर्डिंग आप याद नहीं भी रखोगे ना, कोई चिंता नहीं, प्रश्न बनेगा नहीं इसमें से। अब कोई कह दे सर आपको कैसे पता, अरे भैया हम लेवल जानते हैं, ये अनुभव कहता है, ठीक है ना, ये अनुभव कहता है। देख लेना जितने एग्जाम हुए सब में अनुभव अभी तक सही बैठा है, तो अपने को पता है कि हम भी दे चुके हजारों सिलेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे अब पढ़ते हैं अपन आगे। देखो मैं फिर से कह दूं आप लोगों को, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मंदिरों के स्थान है, सबसे इंपॉर्टेंट कि फलाना मंदिर कहां है, और ज्यादातर चांसेस यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये कहां है, शिला माता मंदिर। अपन ने वैसे हिस्ट्री में भी इस मंदिर को पढ़ा है, देवियों के अंदर भी इस मंदिर के बारे में जिक्र हुआ है, लोक देवियां पढ़ी थी तब, अब मंदिरों के अंदर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। शिला माता मंदिर सीधा सीधा पूछे तो क्या ध्यान रखना है, जयपुर। सीधा सीधा पूछे तो क्या ध्यान रखना है, जयपुर। थोड़ा अंदर डीप जाएंगे कि भाई जयपुर के अंदर डीप जाओ तो ध्यान रखना है आमेर, ठीक है। फिर डीप जाओ और तो आमेर के राजप्रसाद, राजप्रसाद का मतलब है आमेर का दुर्ग, ठीक है, दुर्ग ध्यान रखना, राजप्रसाद महलों को कहा जाता है, आमेर का दुर्ग। और डीप जाओ थोड़े से तो आमेर के दुर्ग में कहा, जलेब चौक के अंदर, कहां बना हुआ है, जलेब चौक, ठीक है, जलेब चौक में बना हुआ है। अच्छा, शिला माता की मूर्ति कौन लेके आया, मानसिंह प्रथम लेके आया, ठीक है। ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो शिला माता की, देखो यह मूर्ति देख के आपको पता चल जाएगा काले संगमरमर की है, काले संगमरमर की मूर्ति है, ठीक है। देखो कछवा वंश, मानसिंह कौन से वंश का था, मानसिंह प्रथम, जो मानसिंह प्रथम जो हल्दीघाटी के युद्ध को लड़ने गया था वो कौन से वंश का था, कछवा वंश का था। कौन से वंश का, कछवा वंश का। वो जब बंगाल जाता है तो बंगाल में एक शासक था केदार, बंगाल के केदार को हराकर ये मूर्ति लेके आता है और जलेब चौक में स्थापित करवाता है। अब यहाँ पे मानसिंह प्रथम तो लेके आता है, और ये ध्यान रखना है इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो दिया है ये दिया है मानसिंह द्वितीय ने, वर्तमान स्वरूप इसका मानसिंह द्वितीय ने करवाया है। बस तो शिला देवी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि आमेर किले के जलेब चौक में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि कहां है। फिर पूछेंगे तो कौन लाया, तो मानसिंह प्रथम लाया, ठीक है, फिर यहां स्थापित करवाई। और डीप चले गए तो केदार को हरा कर लाया। और ध्यान रखना हो आपको 2.5 प्याले शराब के भी चढ़ते हैं चरणामृत के रूप में, यहां भी चढ़ते हैं, भवाल माता के भी चढ़ते हैं, ठीक है। और कहां चढ़ते हैं, जीण माता के भी चढ़ते हैं। अब एक जगह कभी मैं बता देता हूं कि इन माता के जो है वो चढ़ता है, तो फलानियों जो फैक्ट पढ़ी है, गुरुजी हमने तो पढ़ा है कि जीण माता के चढ़ते। अरे भैया आपने पढ़ा है लेकिन आपने अभी विस्तृत और लगातार नियमित अध्ययन नहीं किया। हमने हमारे कंपटीशन के दौर में कंटिन्यू 18 घंटे 2 3 साल तक पढ़े हैं हम। तो आप समझ सकते हो कि आप लोगों को तो बिल्कुल निचोड़ निष्कर्ष मिल रहा है कि ये चीज है, यहां बता रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, यहां एक भी चीज गलत बताने की कोई गुंजाइश नहीं है, कतई नहीं है गुंजाइश। और कतई गुंजाइश होती या बताया होता तो आज ये अपना जो विशाल परिवार आप लोगों को दिख रहा है 5 लाख से अधिक सदस्यों का, ये कतई नहीं होता। और वो मात्र 2 साल में हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि अपनी एग्जाम अप्रोच के अनुसार कितनी मतलब क्लासेस एक्यूरेट रहती है, कोशिश वही रहती है।
इसीलिए जो है जिस एग्जाम की तैयारी करो, अच्छा आरएस की करोगे तो मैं खुद कहूंगा भैया थोड़ा डिटेल में जाना है कि नहीं, पशु परिचारक की है तो भाई उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, टीचर की रीड की आएगी तो मैं फिर कहूंगा कि भैया रीड के अनुसार पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड के अनुसार, हर एग्जाम का एक लेवल होता है कि नहीं, ठीक है, यहां पे ये याद हो गया। आओ आगे, अब देखो गोविंद देव जी मंदिर, ठीक है, सबसे पहली चीज गोविंद देव जी मंदिर कहां है, सबसे पहली चीज गोविंद देव जी मंदिर कहां है, जयपुर। अपने जब कैलेंडर विमोचन किया था ना, गोविंद देव जी मंदिर के अंदर ही सबसे पहला कैलेंडर गोविंद देव जी मंदिर में भी चढ़ाया था और गणेश जी मंदिर मोती डूंगरी वहां पे भी चढ़ाया था। अभी जो है अपने सारे कैलेंडर वितरित हो चुके हैं, लगभग 1.25 लाख कैलेंडर वितरित हुए हैं। अब कोई कहते हैं गुरुजी सब्सक्राइबर तो 5 लाख है, 1.25 लाख ही करवाए। मैं इसकी कैलेंडर की अपने कैलेंडर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे दूंगा, जिसको नहीं मिला, ठीक है, जिसको नहीं मिल पाया क्योंकि शॉर्टेज भी रही है कई जगह, स्टूडेंट को कहीं किसी दुकानदार से नहीं मिल पाया, या ये हमने पूरी कोशिश की कि सभी को मिले, नहीं मिल पाया, उनको मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ देने वाला हूं, आजकल मैं दे दूंगा, ठीक है, आजकल में आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी सभी को, ठीक है। आओ आगे, अब देखो क्या हुआ, एक इलाहाबाद की घोषणा हुई। इलाहाबाद की घोषणा जो है वो औरंगजेब ने एक इलाहाबाद की घोषणा की, उसमें 1669 की बात है, वहां पे घोषणा की, उसने कहा कि जो भी मंदिर दिखते हैं सारे तोड़ दो, जितने मंदिर दिखते हैं कोई भी नहीं बचना चाहिए, तोड़ दो। ये मतलब है ना एक अलग ही शासक था, शासक तो क्या था, सन की था ये, ठीक है, तो क्या जितने मंदिर है सब तोड़ दो। तो उस समय जैसे नाथद्वारा वाला मंदिर है तो उन श्रीनाथ जी की प्रतिमा गोसाई भगत लेके आए वहां से, यहाँ पे गोविंद देव जी की प्रतिमा है तो ये यहाँ पे भी जो है जहां जहां से बचा सके मंदिर, वहां से मूर्तियां बचा सके, वहां से जो है भगवान के भक्त जो है सारे लेकर आए, राजस्थान में ज्यादातर आए थे, ठीक है। तो जब घोषणा की उसके बाद में गोविंद देव जी की मूर्ति जो है गौड़ीय संप्रदाय प्रमुखतः रहा है गौरांग महाप्रभु से, गौरांग महाप्रभु से, नदिया बंगाल के रहने वाले थे और इनकी यहाँ पे भी अपने शाखा है, तो इनके पुजारी जयपुर लेके आए, ठीक है। अब ये जयपुर के जो शासक थे कौन थे, जयपुर के शासक कछवा, कौन, कछवा वंश, ये जयपुर के कछवा वंश के आराध्य देव कहलाते, क्या कहलाते, आराध्य देव कहलाते। मैं यहां पे लिख देता हूं आराध्य देव, और इन्हें ही जयपुर के कछवा शासक जो है इनको शासक मानते थे, इन्हें ही शासक मानते थे और खुद जो है इनके सेवक कहलाते थे। जैसे वहां मेवाड़ में था ना, एकलिंग जी शासक थे बाकी दीवान थे, वैसे ही यहाँ पे भी सिस्टम ये था। तो जयपुर के वास्तविक शासक जो थे वो गोविंद देव जी कहलाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोविंद देव जी मंदिर में आप लोगों के लिए यही है कि गोविंद देव जी मंदिर जो है वो कहां है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी जो है जयपुर लेकर आए, बस इससे ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। बाकी जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपका पहले यहाँ पे आप कंठस्थ करो, इसके बाद में दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। अच्छा एक चीज और बता दूं आप लोगों को, जैसे कि आज अपने जीजीडी ऐप पे अपडेशन भी आया है, ठीक है, कहां, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो जीजीडी ऐप, जिसके अपडेट नहीं हुआ हो प्ले स्टोर पे सर्च करो और वहां से अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट का ऑप्शन आता है, जैसे ओपन का आता है अपडेट का भी आता है। यदि किसी के अपडेट में समस्या आ रही है तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर दो, रजिस्ट्रेशन नंबर डालो आपके जो आपने जिससे रजिस्ट्रेशन किया है और पासवर्ड डाल के लॉगिन करो। एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये देखो अपडेट भी करना पड़ा है, काफी सारा हम ऑप्टिमाइज करते हैं लेकिन फिर भी ऐसी चीजें होती है, कई बार हमें जो है टेस्ट सीरीज को सोल्ड आउट करना पड़ता है। तो अब 2 दिन में यदि आप ज्वाइन कर सकते हो, जो अंदर आ गए वो नियमित अभ्यास कर पाएंगे, वो अभ्यास से वंचित नहीं रहेंगे, तो इसमें एडमिशन जो है आप लोगों के हमें रोकने पड़ सकते हैं। सोल्ड आउट यदि बढ़िया से मैनेज हो जाता है तो नहीं भी करें, सोल्ड आउट कुछ समय बाद करें, लेकिन 2-3 दिन के अंदर सोल्ड आउट किया जा सकता है। तो पशु परिचर के जितने विद्यार्थी हैं एक बार अपना, यदि आप अभ्यास करना ही चाहते हो बेहतर व्याख्या के साथ में, तो फिर आप एक बार जो है एनरोल हो जाना। इसमें कोई वन टाइम फीस है, 51 है, इतिहास कला संस्कृति वाली के सारे टॉपिक और बढ़िया तरीके से अभ्यास कर पाओगे। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप अभ्यास करते रहोगे, ठीक है। और पशु परिचर पार्ट बी भी दे रखा है, साइंस वाली एनसीईआरटी वाले फोल्डर में है, यानी एनसीईआरटी की किताबें तक देखने की जरूरत नहीं, और बेहतरीन व्याख्या के साथ बहुत जल्द ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिल जाएगी, राजस्थान भूगोल की। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप यदि अभी तक वंचित है तो जीजीडी ऐप डाउनलोड करके कर लेना, जब भी ये क्लास देख रहे हो, ठीक है।
हो सकता है मैं टेलीग्राम पे रिमाइंड भी करवाऊं लेकिन मैं भूल भी जाऊं, तो फिर बाद में जो है फिर कहना मत कि सर हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इंतजार करने वाले के लिए समय रुकता नहीं है। यदि अभ्यास करना ही है कि हाँ सर एक बहुत अहम पार्ट है अभ्यास, बाद में फिर एग्जाम पास में आएंगे ना तब लगेगा आप लोगों को कि सर हमें तो अभ्यास की जरूरत है, अब प्रश्न कहां से कैसे बनेंगे, क्या करेंगे हम, वो ये। इसलिए कह रहा हूं अपना स्थान सुनिश्चित करके रखना, बाद में फिर समय निकल गया, किसी के लिए नहीं रुकता, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, जो भी देख रहे हैं और जो साथी हैं उनको भी बता देना, फिर सोल्ड आउट हो गई, फिर बाद में भले ही मिन्नतें करो, सिफारिशें लगाओ, नहीं ज्वाइन कर पाओगे फिर। जगत शिरोमणि मंदिर, कौन सा मंदिर? जगत शिरोमणि मंदिर। सबसे पहली चीज की ये कहां है? जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर के अंदर, जगत सिंह की याद में बनाया। जगत सिंह कौन? तो कनकावती का पुत्र, ठीक है। देखो, निर्माण मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती का पुत्र थे, कनकावती के पुत्र थे। एक मां जो है अपने पुत्र की स्मृति, अब पुत्र चला गया भाई, देहांत हो गया, तो उसकी स्मृति में जो है मंदिर बनाती है, तो कनकावती ने बनवाया है जगत सिंह की स्मृति में मंदिर। अब यहां पे जो है कृष्ण प्रतिमा लगी हुई है, ये चित्तौड़ से लाई है। कहां से लाई है? चित्तौड़ से। और जो चित्तौड़ से लाई है ना, इसकी पूजा करती थी मीराबाई, इसकी पूजा करती थी मीराबाई, इसीलिए कई बार इसे मीरा मंदिर भी कह दिया जाता है, इसलिए कई बार इसे मीरा मंदिर भी कहते। अब इससे ज्यादा प्रश्न आपके जगत शिरोमणि मंदिर से नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो ये है कि निर्माण किसने करवाया? कनकावती ने निर्माण करवाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट है वहां पे फोकस करो और उनको कंठस्थ याद करके रखो, फिर देखो अभ्यास करते रहो साथ में, और फिर देखो आपकी एग्जाम पे पकड़, ठीक है। जब एग्जाम पास में आएगा ना, ये सारे याद है, आपका दायरा ऑटोमेटिक हम खुद बढ़वाएंगे दायरा, कि अब भैया दायरा ऐसे बढ़ाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। देखो, कल्कि मंदिर, कल्कि यदि देखा जाए तो विष्णु जी के कलयुग के अवतार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? विष्णु अवतार, विष्णु अवतार। ये यहां सेपरेट रखना, चलो पेन ही चेंज कर लेते हैं। विष्णु अवतार माने जाते हैं। निर्माण 1739 में सवाई जयसिंह। अब 1739 का जो टाइम पीरियड है वो सवाई जयसिंह का ही है, तो निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। कलयुग के क्या माने जाते हैं? ये विष्णु अवतार माने जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, यहीं से एक चीज और याद आई मुझे कि एक और ध्यान रख लेना कि एक ये पूछा जाता है इंदिरा गांधी का मंदिर, इंदिरा गांधी का मंदिर, ये है अचरोल, अचरोल में। और अचरोल कहां है? अचरोल है, यहां लिख देता हूं मैं, अचरोल है जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। चलो देखो, अब देखो आगे, ये जो मंदिर देख पा रहे हो उससे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं, लक्ष्मी नारायण जी मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी मंदिर भी जयपुर के अंदर। अच्छा, एक बिड़ला मंदिर है, तो बिड़ला मंदिर में भी लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की है, विष्णु जी की है वहां पे, ठीक है, वो भी है। ये जो लक्ष्मी नारायण जी मंदिर है, यहाँ पे ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जयपुर ग्रामीण लिखा हुआ है, ध्यान रखना, मैं मिटा रहा हूं इसे, ठीक है। अब देखो, ये जो लक्ष्मी नारायण जी मंदिर है, अपन ने जब कछुआ वंश पढ़ा तो प्रारंभिक शासकों में पृथ्वीराज कछुआ पढ़ा था। पृथ्वीराज कछुआ की जो है एक रानी पड़ी थी अपन ने, बालाबाई, जो कृष्ण भक्त थी, ठीक है, कृष्ण भक्त थी। तो यहाँ पे ये पृथ्वीराज कछुआ की रानी बालाबाई द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। कृष्ण भगवान किसके अवतार थे? विष्णु जी के। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का यहाँ पे निर्माण बालाबाई द्वारा करवाया गया, ठीक है। कछुआ वंश की राधा, कछुआ वंश की मीरा भी इन्हें कई बार कहा गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बालाबाई द्वारा। अब देखो ये मंदिर गलता जी, यहां पे भी अपन कर देते पेन चेंज, ठीक है। गलता मंदिर, गलता जी जो नाम है वो गालव ऋषि के कारण पड़ी। किसके कारण? गालव ऋषि की तपोस्थली थी, गालव ऋषि की तपोस्थली, गालव ऋषि की तपोस्थली थी, ठीक है। ये कहां है? जयपुर के अंदर ही है, ठीक है। देखो बंदर दिख ही रहा है आपको, यानी कि इसे जो है मंकी वैली के नाम से भी जानते थे, मंकी वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे जो है कई बार जयपुर का बनारस कह दिया जाता है, जयपुर का बनारस भी इसे कह दिया जाता है, ठीक है। गलता जी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहां का। अब देखो आगे, पेन की लेवा आई, गालव ऋषि की तपोस्थली। कृष्णदास पयोहारी,
ये यदि देखा जाए तो रामानुज संप्रदाय से संबंधित थे। रामानुज संप्रदाय, ठीक है, इससे संबंधित थे। रामानुज संप्रदाय की दो शाखाएं हुई राजस्थान के अंदर, एक तो गलताजी और एक अपने रेवासा सीकर के अंदर है रसिक संप्रदाय, ठीक है, रसिक संप्रदाय। तो ये जो गलताजी है ये कृष्णदास पयोहरी रामानुजाचार्य के शिष्य थे, इनके द्वारा स्थापित है। इन्होंने यहाँ पे शैव धर्म के चतुरनाथ जी को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, शास्त्रों के अंदर, ठीक है, इन्होंने यहां पे ये स्थापित की। कृष्णदास पयोहारी, पयोहारी इसलिए कि सिर्फ दूध और इससे बनी चीजों का ही सेवन करते थे, बाकी कुछ भी नहीं खाते थे। ये तो है अपने मेन गलता वाला। फिर इनके शिष्य अग्रदास जी थे, जिन्होंने रेवासा सीकर वाले पीठ की स्थापना की। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, गलता मंदिर कहां है, गलता मंदिर के उपनाम ध्यान में रखना है, गालव ऋषि की तपोस्थली थी, ये ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में, ले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है कि अपन संपूर्णता भी हो और उसके लेवल के अकॉर्डिंग भी हो, अपने को चीजें याद भी हो। सिर्फ ये चीज नहीं देखनी कि इतना मैटर क्या, मैं आप कहो ना तो मैं आपको 2000 पेज में मैटर दे सकता हूं, लेकिन याद रहेगा क्या? वो एग्जाम के लेवल के अनुसार होगा? नहीं। किताब, मैटर, कोई भी चीज जब तक एग्जाम के लेवल के अनुसार नहीं है तब तक उसकी महत्ता नहीं है। यह चीज कब समझ में आएगी? जब आप एग्जाम देकर आओगे, जब आप कुछ एग्जाम दे चुके होंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, अभी नए स्टूडेंट खूब जुड़ रहे हैं तो उन्हें क्या है, एग्जाम देने का अनुभव नहीं है। तो इस चक्कर में क्या है, फलानिया ने ये कह दिया, दोस्त ने कह दिया, उसने कह दिया, सहेली ने कह दिया, तो फिर ये क्या है, बातों में आ जाता है। और दुनिया तो भैया कहेगी, दुनिया तो बताएगी, दुनिया तो आपको ज्ञान देगी, तो ज्ञान भी लेना है लेकिन अपने अनुसार लेना है। अब ये वास्तविक जो उनको अनुभव होगा वो एग्जाम देने पर होगा कि हाँ, कौन सही कह रहा था, कौन नहीं कह रहा था, ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर हनुमान मंदिर, ये है आपके सामोद जयपुर के अंदर। यहाँ पे क्या है, हनुमान जी की वृद्ध प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? वृद्ध प्रतिमा है। एक पैर हनुमान जी का अंदर दसा हुआ जमीन के अंदर, इसमें बताते हैं। अब आप स्कूल व्याख्याता वाली क्लास देखना, उसमें मैंने और डिटेल बताई है। क्यों बताई है? क्योंकि वो स्कूल व्याख्याता की है। भैया पे मैट्रिक लेवल भी तो देखो उसका और इसका, रात दिन का अंतर। चरण मंदिर, चरण मंदिर में क्या पढ़ना है आप लोगों को? चरण मंदिर में ध्यान रखना है कहां है, जयपुर के अंदर है। यहां श्री कृष्ण के चरणों की पूजा होती है। क्या कहा जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ पे गायें चराने आते थे, इसलिए उनके चरणों के अभी भी जो है अवशेष यहाँ पे पड़े हैं, उनकी पूजा यहाँ की जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है चरण मंदिर। इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना। बिड़ला मंदिर कहां है? जयपुर के अंदर। बिड़ला मंदिर किस लिए कहते हैं? क्योंकि घनश्याम दास बिड़ला का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके द्वारा इसे चलाया जाता है। घनश्याम दास बिड़ला क्या रहे हैं? गंगा प्रसाद बिड़ला, ठीक है, गंगा प्रसाद बिड़ला का चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके द्वारा संचालित होता है। और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी यानी कि लक्ष्मी जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है। किसकी है? विष्णु जी, इनकी मूर्ति है। और ये सफेद संगमरमर से बना है। कैसा बना है? सफेद संगमरमर से बना है। और इसकी बनावट ऐसी है कि इसमें बहुत शीतलता रहती है, खूब शीतलता रहती है, मतलब एनी टाइम जो है ठंडा ही रहता है ये मंदिर, ऐसी इसकी बनावट है। तो वातानुकूलित मंदिर भी इसे कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब आगे आओ, चलो नेक्स्ट, यहां पे इतना ही ध्यान रखना। आगे क्या है? सोनी जी की नसिया। अब सोनी जी कौन है? हुनार, सोने का जो काम करते हैं वो सुनार। भाई कहते हैं ना 100 सुनार की एक लुहार की। 100 सुनार की इसलिए कहते हैं, सुनार को धीरे धीरे थोड़ी मारनी पड़ती है, लुहार देखा जो गबीड़ करती, ठीक है। तो यहाँ पे सोनी जी की नसिया, यानी कहीं ना कहीं सोनी जी तो आएंगे। सोनी जी जो है वो मूलचंद जी सोनी है। कौन है? मूलचंद जी। मूलचंद जी के एक बेटे थे टीकम चंद जी, टीकम चंद जी का भी नाम ध्यान में रखना, ठीक है। इन्होंने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। सोने के अंदर अयोध्या बनी हुई है, पूरी की पूरी सोने के अंदर अयोध्या बनी हुई है, बहुत जबरदस्त झांकी बनी हुई है अंदर। इसे सिद्धकूट चैत्यालय के नाम से भी जानते हैं। आपका प्रश्न आ गया, सिद्धकूट चैत्यालय के नाम से भी जानते हैं। सोनी जी की नसिया मंदिर कहां है? अजमेर में है। कहां है? अजमेर के अंदर है। इसे यहां पे फिर पूछे कि कौन से देवता को समर्पित है। वैसे अयोध्या सोने की बनी हुई है, लेकिन ये पूछेंगे, ये यहां पे ये देखोगे ना आप तो सोने की अयोध्या लगेगी, लेकिन ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। दिखती कैसी है? सोने की अयोध्या दिखती है, ऐसे ही कहते हैं सोने की अयोध्या, लेकिन ये जैन संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, जैन संप्रदाय से संबंधित है। और देखो कौन से तीर्थंकर, इनको बोला जाता है तीर्थंकर। जैनों के जो
देव पुरुष है ना, ये जैसे महावीर स्वामी जैनों के भगवान, तो यहाँ पे तीर्थंकर कहते हैं इनको। जैन संप्रदाय कभी पढ़ेंगे, किसी अलग भर्ती की आप तैयारी कर रहे होंगे और सिलेबस में होगा तब बताऊंगा। तो ऋषभ देव, आदिनाथ ऋषभ देव जी की यहाँ पे मूर्ति है और इनको समर्पित है। ये लाल पत्थर से बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? लाल पत्थर से बना हुआ है। और इसकी एक विशेषता और है, इसकी विशेषता है कि शहर में कहीं से भी देखो तो इसके शिखर का जो है नारियल दिख जाता है, इसके शिखर की पताका दिख जाती है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा मंदिर है? सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया कहां है? ये इंपॉर्टेंट है, अजमेर में। ले लो स्क्रीनशॉट। इस लेवल को लेकर मेंटेन करके अपन को आगे बढ़ना है पशु परिचर के अंदर। अच्छा, रेट में भी आप इस लेवल को मेंटेन कर सकते हो। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जब क्लासें, जैसे फर्स्ट ग्रेड की मैं ले चुका हूं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जैसे आती है तो उसमें अपन को इससे लेवल बढ़ाना पड़ता है। 2-4 फैक्ट और पढ़ने होते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर, पहले तो ब्रह्मा ये थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर देखो, ब्रह्मा मंदिर 3 जगह है, 1 2 3। सबसे पहला जो है वो पुष्कर, सबसे पहला कहां है? पुष्कर। दूसरा आपको ध्यान रखना है छिंछ बांसवाड़ा के अंदर, छिंछ बांसवाड़ा के अंदर। तीसरा ध्यान रखना है आसोत्रा बालोत्रा के अंदर, आसोत्रा। तो ये जो है आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया हुआ ब्रह्मा मंदिर है। ये इसलिए मान्यता ऐसी भी है कि ब्रह्मा मंदिर की मूर्ति की जो स्थापना करता है, प्राण प्रतिष्ठा करता है, वो अगला सूरज जो है नहीं देख पाता है, देवता उसे बुला लेते हैं। तो इसलिए जो ब्रह्मा मंदिर कम है, मुख्य ब्रह्मा मंदिर वैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य तो सिर्फ ब्रह्मा जी को समर्पित। तो ये सबसे पहला मंदिर कह सकते हो आप, शंकराचार्य द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित है, ठीक है। विश्व का पहला ब्रह्मा मंदिर कह सकते हो। फिर क्या पूछते हैं? वर्तमान स्वरूप किसने दिया? गोकुल चंद पारिक ने, ठीक है। किसने दिया है? गोकुल चंद पारिक ने वर्तमान स्वरूप दिया है। यहां कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला लगता है जिसे कहा जाता है रंगीन मेला। क्या कहा जाता है? रंगीन मेला। और ये सर्वाधिक ऊंट बिक्री के लिए जाना जाता है, सर्वाधिक ऊंट बिक्री। यहां जो पास में पुष्कर झील है, ये पुष्कर झील भी है यहां, तो इस पुष्कर झील में दीपदान का, इसी कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान का बड़ा महत्व है। एक तो यहां एक कोलायत बीकानेर के अंदर दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, इनकी अस्थियां भी यहां विसर्जित की गई। और हिंदू समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर यह मान्यता है कि अस्थियां जो है ज्यादातर हरिद्वार में विसर्जित की जाती है, गंगा जी, और गंगा जी से नहीं जा पाता कोई तो पुष्कर में भी विसर्जित की जाती है। पवित्र झील मानी जाती है यहाँ की, लेकिन विडंबना यह है कि सबसे प्रदूषित झील भी है। किस कारण? क्योंकि देखो अस्थियां विसर्जित होती है, फूल पतराते हैं, फूल विसर्जित होते हैं, कई सारी सामग्री ऐसी आ जाती है, तो फिर ये जो है प्रदूषित झील भी है। कन्नाडा की सहायता से यहाँ सफाई भी की जाती है, झीलों के अंदर पढ़ेंगे अपन वैसे, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। किससे संबंधित? ब्रह्मा जी से संबंधित, ठीक। और आगे काचरिया मंदिर, देखो काचरिया ध्यान है, नाम पहचान सको, और ये भी कहाँ है? अजमेर। काचरिया मंदिर कहां है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है इसमें कि काचरिया मंदिर कहां है, तो अजमेर के अंदर। फिर पूछेंगे तो राधा कृष्ण स्वरूप, यानी कि राधा कृष्ण को युगल, युगल के रूप में यहां पे पूजा जाता है। और ये पूछे, अब युगल अपन ने संप्रदाय में पढ़ा था, निम्बार्क संप्रदाय पढ़ा था ना, तो युगल में पूछेंगे तो निम्बार्क पद्धति से पूजा की जाती है। अब निम्बार्क पद्धति क्या थी कि राधा कृष्ण को पति पत्नी के रूप में पूजते थे, तो ये निम्बार्क पद्धति से यहाँ पे पूजा की जाती है। सलेमाबाद किशनगढ़ मंदिर कहाँ है? अपने प्रधान पीठ कहाँ है निम्बार्क संप्रदाय की? सलेमाबाद किशनगढ़। ये मंदिर कहाँ है? किशनगढ़। तो निश्चित रूप से वहां पे असर देखने को मिलेगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, काचरिया मंदिर, ठीक है। आओ आगे, रंगनाथ मंदिर। क्या पूछेंगे आप लोगों को यदि रंगनाथ में से प्रश्न पूछा तो कि ये कहाँ है, तो पुष्कर के अंदर है। ये कौन सी शैली में है? तो ये द्रविड़ शैली का है। अब ये राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पहला द्रविड़ शैली का मंदिर है। कैसा है? द्रविड़ शैली का मंदिर है, सबसे बड़ा रंगनाथ मंदिर। देखो द्रविड़ शैली में बना है, निर्माण सेठ पूर्णमल द्वारा। आपको इस प्रश्न को पूछने के चांस कम है, फिर भी मैंने बता दिया है। और यहां पे लक्ष्मी नारायण जी की सिंह पर सवार मूर्ति है। कैसी है? सिंह पर सवार मूर्ति है। अब बताओ, ये भी अच्छा लेवल है। वैसे तो क्या ध्यान रखना है, रंगनाथ मंदिर है का, ये ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी जो है डिटेल पढ़े। पुष्कर के अंदर ही एक और मंदिर है, वरा मंदिर। ये वरा अवतार भी किसके हैं? वरा
अवतार। किसके अवतार? दशावतार कौन थे? विष्णु जी। विष्णु जी भरा अवतार का मंदिर है और ये अर्णोराज ने बनवाया था। चौहानों में पढ़ा था ना अपने अर्णोराज, तो अर्णोराज ने ये मंदिर बनवाया। फिर आओ रमा बैकुंठ मंदिर, ये भी कहां है? पुष्कर के अंदर। पुष्कर कहां? अजमेर। वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा से संबंधित, और रामानुज शाखा के बारे में अभी लास्ट स्लाइड में बताया मैंने। क्या बताया? कि रामानुज शाखा से रामानुजाचार्य के फिर जो है 2 शाखाएं होगी, तो वहां पे जो पीठ है ना संत संप्रदाय में, वो 2 शाखाएं हैं। मंदिर जो है इनसे संबंधित और मिलते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये रमा बैकुंठ मंदिर अजमेर वाला ये रामानुज शाखा से संबंधित है। यहाँ पे ये देखो कि निम्बार्क शाखा से संबंधित है, ये काचरिया मंदिर, तो ये निम्बार्क शाखा से संबंधित है। तो यहाँ पे ये ऐसे ध्यान में रखना है। गोविंद देव जी अपन ने देखा कि गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी जो लेके आए थे, तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव देखने को मिलेगा कि नहीं? तो ले स्क्रीनशॉट ले, बस बढ़ा आगे। पीडीएफ स्पेशली मैंने अपने वन लाइनर की इस चैप्टर की दी है आप लोगों को टेलीग्राम में, उसको जरूर ले लेना, डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना, जो भी करो। कोई नहीं देगा आपको, कोई लेखक कोई प्रकाशक इस तरीके से अपने हाथ काट के नहीं देता। लेकिन मैंने दी है 6-7 चैप्टर की दी है। किस लिए दी है? क्योंकि विद्यार्थी चाहते थे कि सर ये चैप्टर जो है ये इसमें नहीं आए हैं पुस्तक में, हम कहाँ से पढ़े? क्योंकि यहाँ से पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा वैसे भी, लेकिन पढ़ो, फिर भी आपको चाहिए तो दे रहा हूं। मैंने वे सारे टॉपिक दिए हैं जो अकॉर्डिंग कॉमन सिलेबस के होते हैं वो सारे, लेकिन फिर भी आपको जहां जहां कमी महसूस होती है हम पूरी करते हैं कि भैया ये विश्वास है, ये बना रहना चाहिए, है कि नहीं? ले आगे बढ़ो यार, बस ये लास्ट स्लाइड दी। अच्छा ठीक है भाई, देखो ये पूरी टीम खड़ी कर रखी है आप लोगों के लिए, और ये टीचर्स देखोगे ना कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बेसिक से लेकर जा रहे हैं। इनको पता है कि हमारे छोटे भाई बहन आ रहे हैं सभी पढ़ने, इनको कई सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, असुविधा होगी। कई इनको पढ़े हुए विद्यार्थी मिलेंगे, वो फटाफट से जवाब दे देंगे, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना नहीं आ जाए, ये नहीं समझने लग जाए कि यार हमें तो आ ही नहीं रहा, हम कैसे समझेंगे। वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करके हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, हर चीज फोकस कर रहे हैं। चाहे मैथ्स की क्लास देखो, चाहे आप पशु परिचर के पार्ट बी की देखो, नरेंद्र सिंह जी भाटी की क्लास देखो, चाहे मेरी क्लास देख रहे हो, चाहे ओपीडी पे आप क्लास से देख रहे हो, चाहे जीजीडी फैक्ट्स देख रहे हो, तो हर तरीके से आप लोगों के लिए हम पूरी शिद्दत से समर्पण से मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के लिए क्या क्या मांगा आप लोगों से? यहाँ पे आप देखते हो तो आप कोई भी चीज देखोगे, किसी की भी ऐड देखोगे तो वहां फीस लिखी होगी, फीस 3000, फीस 4000 ऐसे लिखी होगी, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे फीस वाला कॉलम डाला ही नहीं। क्यों नहीं डाला? क्योंकि आज दिन तक ही नहीं डाला। तो अपने यहाँ पे फीस जो रहती है वो यही रहती है। अच्छा, फैकल्टीज को मुझे तो देने ही पड़ते हैं भाई, देने पड़ेंगे भी, और खर्चा जो है ऐप का मेंटेनेंस है, क्लासेस का है, स्टूडियो का है, सब चीजें खर्चे मेरे पूरे के पूरे कोचिंग संस्थानों की तरह ही आते हैं, बल्कि ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि जीजीडी फैक्ट जैसी चीज ही हमारी जो है महीने के 50,000 पर चली जाती है। लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट से नहीं लेते। हमारा खर्चा कैसे निकलता है ये भी तो दिमाग में आता है स्टूडेंट के। तो हमारा खर्चा निकलता है जो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लेते हो, जिसे हम पूरी साल मेंटेन करते हैं, उसमें से निकलता है हमारा खर्चा। रॉयल्टी में से निकलता है पुस्तक की, वहां से। लेकिन हम उतना ही निकालते हैं जितना हमें चाहिए। कहते ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, और मेरी सेवा जो है ये निरंतर चलती रहे निर्विघ्न रूप से। क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों की आज है ये प्लेटफॉर्म, तो इसे कंटिन्यू रखेंगे। और मैं स्पष्ट कहता हूं खुला कि मेरे को यहां से इतनी चीज मिलती है और मैं वापस उसे स्टूडेंट के लिए लगाता हूं। मैं आगे फ्यूचर प्लानिंग करके चलता हूं कि ये चीज ऐसे आ रही है, स्टूडेंट को आगे अब ये सुविधा देनी है। आप लोगों ने देखा ओपीडी चैनल बनाया हमने तुरंत ही। क्यों बनाया? क्योंकि ये क्लासेस मिक्स नहीं हो, इसका वापस अभ्यास करवाया जाए, वहां पे सारी चीजें। ये किस लिए? फ्यूचर प्लानिंग लेकर चलते हैं कि अब आगे स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है। तो इन चीजों को आप समझें, ठीक है। और जिस लेवल को अपन लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से आप लोगों को नियमित अध्ययन के साथ में आगे बढ़ना है। और जो भी टीचर्स आ रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करना है और समझना है चीजों को। वो जो समझा रहे हैं आप लोगों को बेसिक से, पेड कोर्स में भी ये चीज इस तरीके से नहीं समझाई जाएगी जैसे आप लोगों को यहाँ पे समझाई जा रही है। तो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और समझ के अंदर उतारना है, और उसके अनुसार फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आप सफलता
प्राप्त करके ही रुकोगे। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो बताऊंगा नहीं, बहुत जल्द जो है मैंने कह दिया है टेस्ट सीरीज सोल्ड आउट हमें करनी पड़ सकती है, तो चूकना मत। जब एग्जाम पास में आएंगे तब फिर जरूरत महसूस होगी, फिर कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। इसलिए निश्चित रूप से आप उसका हिस्सा बन जाइएगा। ठीक है, चलिए साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।